ठाकुर साहब अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उम्र के ढलते पड़ाव पर उनका शरीर साथ छोड़ने लगा था, लेकिन उनकी याददाश्त और तिजोरी की चाबियां आज भी उनके पास थीं। उनकी बहू कामिनी को हमेशा यह डर सताता था कि कहीं ठाकुर साहब अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा किसी ट्रस्ट या मंदिर को दान न कर दें। कामिनी ने अपने पति को भी इस बात के लिए उकसाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने खुद ही कदम उठाने का फैसला किया। उसने बाजार से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीदी जो धीरे धीरे इंसान के अंगों को सुन्न कर देती थी। उसने रोज रात को ठाकुर साहब के काढ़े में वह जहरीला अर्क मिलाना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वे बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे। एक रात जब ठाकुर साहब को लगा कि उनका अंत समय निकट है, उन्होंने कामिनी और अपने बेटे को पास बुलाया। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला और कामिनी को उसकी चाबी सौंपी। ठाकुर साहब कांपती आवाज़ में बोले, बहू, मैं जानता हूँ तुझे शिकायत थी कि मैं चाबियाँ अपने पास रखता हूँ, पर मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या मेरी बीमारी में तेरा प्यार मेरे पैसे से बड़ा है। तूने पिछले 1 महीने से बिना थके मेरी सेवा की, मुझे रोज रात को अपने हाथ से काढ़ा पिलाया। कामिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। ठाकुर साहब ने आगे कहा, इस संदूक में खानदानी जेवर और वो वसीयत है जो मैंने तेरे नाम कर दी है। मेरी सेवा का यही इनाम है। जैसे ही कामिनी ने संदूक खोला, उसकी चीख निकल गई। वसीयत पर तारीख उसी दिन की थी जिस दिन उसने पहली बार काढ़े में जहर मिलाया था। उसे अपनी नीचता पर इतनी घृणा हुई कि वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। वह जिसे बोझ समझकर ख़त्म करना चाहती थी, वही शख्स उसके भविष्य की सुरक्षा की दुआ कर रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर साहब उसी रात चल बसे, लेकिन कामिनी के लिए वह धन दौलत अब एक अभिशाप बन गई थी। उसे हर रात उस काढ़े की गंध आती और ससुर जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी रूह कपा देता। कामिनी के पास अब अपार संपत्ति थी, लेकिन उसकी रातों की नींद और मन का चैन हमेशा के लिए छिन चुका था। वह हवेली जो कभी उसे स्वर्ग लगती थी, अब एक जेल की तरह महसूस होने लगी। कामिनी ने जब वह वसीयत हाथ में ली तो उसे उसमें एक छोटा सा पत्र मिला। ठाकुर साहब ने लिखा था, बहू, मुझे पता है कि शहर की हवा लग गई है तुम्हें और तुम इस पुराने घर और मुझ बूढ़े से तंग आ गई हो, पर याद रखना, जड़ें कट जाएं तो पेड़ सूख जाता है। यह पैसा तुम्हारी सुख सुविधा के लिए है, पर दुआ करना कि तुम्हें कभी उस अकेलेपन का एहसास ना हो जो तुमने मुझे दिया। इन शब्दों ने कामिनी के कलेजे को छलनी कर दिया। उसे लगने लगा कि हर दीवार से ठाकुर साहब की खांसी की आवाज़ आ रही है। उसका पति जो अपने पिता की मृत्यु से टूट चुका था, कामिनी के इस व्यवहार को शोक समझ रहा था। वह कामिनी को संभालने की कोशिश करता, जिससे उसका अपराध बोध और बढ़ जाता। अंत में कामिनी इस बोध को और अधिक नहीं
ढो सकी। एक सुबह उसने वह सारा धन और जमीन गांव के अस्पताल और वृद्धाश्रम के नाम करने का फैसला किया। पति ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो कामिनी? बाबूजी ने यह सब तुम्हारे लिए छोड़ा था। कामिनी आंसुओं के साथ बोली, नहीं, यह मेरे लिए नहीं, मेरे गुनाहों के प्रायश्चित के लिए है। मैं इस दौलत के बिस्तर पर सो तो सकती हूँ, पर सुकून नहीं पा सकती। कामिनी ने गांव के उसी अस्पताल में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह अब उन बुजुर्गों की सेवा करती जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था। वह हर बूढ़े चेहरे में अपने ससुर की छवि ढूंढती और उनसे माफ़ी मांगती। वर्षों बाद गांव के लोग उसे देवी कहने लगे, लेकिन कामिनी जानती थी कि उसके मन के भीतर की आग तभी शांत होगी जब वह खुद को माफ़ कर पाएगी। उसने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में झोंक दिया ताकि आने वाली पीढ़ी यह सीख सके कि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही असली संपत्ति है, सोने के सिक्के नहीं। कामिनी की सेवा और तपस्या को कई साल बीत गए। अब वह खुद ढलती उम्र की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। एक दिन अस्पताल के वार्ड में एक बेहद बुजुर्ग और लाचार महिला को भर्ती किया गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही दवा बेचने वाली औरत थी जिससे सालों पहले कामिनी ने वह जहरीली जड़ी बूटी खरीदी थी। वह औरत अब मरणासन स्थिति में थी और लगातार प्रलाप कर रही थी। कामिनी जब उसके पास दवा लेकर पहुंची तो उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहचानने की कोशिश करने लगी। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोली, बहू, तुम वही हो ना जिसने वह अर्घ लिया था? मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें वह जहर नहीं दिया था। कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? उस औरत ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बताया, उस दिन मेरा ज़मीर जाग गया था। मैंने तुम्हें जहर की जगह सिर्फ एक काढ़ा दिया था जिससे इंसान सुस्त हो जाता है पर मरता नहीं। ठाकुर साहब की मौत जहर से नहीं बल्कि उनके पुराने रोग और उस सदमे से हुई थी कि उनकी अपनी बहू उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुम्हें जहर मिलाते देख लिया था, पर उन्होंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि वे देखना चाहते थे कि तुम कहाँ तक गिर सकती हो। यह सुनकर कामिनी सुन्न पड़ गई। उसे समझ आया कि ठाकुर साहब की आंखों में आखिरी वक्त में जो शांति थी वह हार की नहीं बल्कि एक पिता के बलिदान की थी। उन्होंने यह जानते हुए भी काढ़े में कुछ मिलाया है, उसे पी लिया ताकि वह अपनी बहू का मन पढ़ सके। कामिनी को अब समझ आया कि उसका अपराध हत्या नहीं बल्कि विश्वासघात था। उस रात वह ठाकुर साहब की तस्वीर के सामने घंटों रोती रही, लेकिन अब उसके आंसू कड़वे नहीं थे। उसे इस बात से सुकून मिला कि उसके ससुर के खून का दाग उसके हाथों पर नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा को जो चोट उसने पहुंचाई थी उसका घाव अब भी हरा था। उसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिखी जिसे उसने नाम दिया कड़वी
जड़ मीठा फल। यह किताब उन सभी बहुओं बेटों के लिए एक आईना थी जो बुजुर्गों को बोझ समझते थे। कामिनी ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी अस्पताल के एक छोटे से कमरे में गुजार दी। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत में लिखा, इंसान को मारने के लिए जहर की जरूरत नहीं होती, उसे अपनों की बेरुखी और तिरस्कार ही मार देता है। सेवा ही एकमात्र वह मरहम है जो बीते हुए कल के घावों को भर सकता है। गांव की मिट्टी में जब उसे दफनाया गया तो किसी ने उसे कातिल नहीं बल्कि एक ऐसी पुण्य आत्मा के रूप में याद किया जिसने अपने पापों को पुण्य में बदल दिया था। कामिनी की मृत्यु के बाद भी यह कहानी थमी नहीं। समय का चक्र घूमा और अब बारी थी अगली पीढ़ी की। कामिनी का बेटा अविनाश, जो अब शहर का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, अपनी माँ की लिखी उस किताब और उनके त्याग से अनजान था। अविनाश की पत्नी पायल आधुनिक ख्यालों वाली और थोड़ी जल्दबाज स्वभाव की थी। उसे अपनी सास कामिनी का अस्पताल में सेवा करना और सादगी से रहना कभी पसंद नहीं आया। जब कामिनी की मृत्यु हुई तो पायल ने राहत की सांस ली कि अब वह उस पुरानी हवेली और सेवा के ड्रामे से आज़ाद हो जाएगी। एक दिन पायल हवेली के पुराने सामान को कबाड़ में फेंकवा रही थी। तभी उसकी नज़र कामिनी की उस पुरानी डायरी पर पड़ी जिसे उन्होंने अस्पताल के दिनों में लिखा था। पायल ने उसे कौतूहलवश पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पायल पन्ने पलटती गई उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसमें लिखा था, आज मैंने अपनी बहू पायल के चेहरे पर वही झुंझलाहट देखी जो सालों पहले मेरे चेहरे पर अपने ससुर के लिए हुआ करती थी। मैं उसे टोकना चाहती हूँ, उसे गले लगाकर रोना चाहती हूँ कि बेटा यह रास्ता नरक की ओर जाता है, पर मेरा अतीत मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देता। पायल के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास कोई त्यागी देवी नहीं थी बल्कि एक ऐसी औरत थी जो अपनी एक गलती का बोझ ताउम्र ढोती रही। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था जो खास तौर पर पायल के लिए था। पायल, तुम आज जो कर रही हो तुम्हारा बेटा आर्यन वह देख रहा है। याद रखना, बच्चे वही नहीं करते जो हम कहते हैं, वे वही करते हैं जो हम करते हैं। उसी पल 8 साल का आर्यन कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था। पायल बोली, यह क्या है आर्यन? आर्यन बोला, मम्मी यह कटोरा मैं संभाल कर रख रहा हूँ। जब आप और पापा दादी की तरह पुराने हो जाओगे तब मैं आपको इसी में खाना दूंगा ताकि हमारे अच्छे बर्तन खराब ना हों। पायल को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। यह वही शब्द थे जो सालों पहले कामिनी के बेटे ने उससे कहे थे। पायल ने उस डायरी को सीने से लगा लिया। उसने हवेली को बेचने का फैसला रद्द कर दिया। उसने तय किया कि वह इस हवेली को एक संस्कार केंद्र बनाएगी जहां युवाओं को अपने बुजुर्गों के साथ रहने और उनका सम्मान करने की शिक्षा दी जाएगी। उसने कामिनी की अधूरी किताब को छपवाया
और उसके पहले पन्ने पर लिखा, प्रायश्चित की यात्रा का अंत, प्रेम की शुरुआत। वंशों से चला आ रहा वह जहर और नफरत का सिलसिला आखिरकार खत्म हुआ। उस घर में अब कड़वा काढ़ा नहीं बल्कि प्यार की महक गूंजने लगी थी। वर्ष बीतते गए और वह हवेली अब कामिनी स्मृति सदन के नाम से जानी जाने लगी। पायल ने अपना पूरा जीवन बुजुर्गों और युवाओं के बीच की खाई को पाटने में लगा दिया। आर्यन के बेटे का नाम रखा गया अमन। एक शाम पायल बरामदे में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। उसे अपना पिछला जीवन किसी धुंधली फिल्म की तरह याद आ रहा था। तभी उसने देखा कि आर्यन अपने बेटे अमन को लेकर पास के बगीचे में टहल रहा है। अमन दौड़ता हुआ आया और पायल के पैरों के पास बैठ गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से पायल के पैर दबाने शुरू कर दिए। पायल मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आज अचानक दादी की इतनी सेवा? अमन बोला, दादी, पापा कहते हैं कि आप इस घर की किताब हो। अगर मैं आपको संभाल कर रहूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि 3 पीढ़ियों के बाद आखिरकार वह विष पूरी तरह समाप्त हो गया था जिसे उसके पूर्वजों ने अनजाने में शुरू किया था। उसी शाम हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुराना मटमैला लिफाफा था। उसने वह लिफाफा पायल को थमाया। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं ठाकुर साहब का मुनीम रहा हूँ। उन्होंने मरते समय मुझे एक काम सौंपा था। उन्होंने कहा था कि जब इस घर से नफरत की आखिरी बूंद भी सूख जाए और प्यार का पौधा फल देने लगे तब यह पत्र उनकी बहू को देना। कांपते हाथों से पायल ने वह पत्र खोला। वह पत्र कामनी के लिए नहीं बल्कि उस हवेली की आने वाली बहू के नाम था। पत्र में लिखा था, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे घर की कड़वाहट खत्म हो चुकी है। मैं जानता था कि कामनी ने उस दिन काढ़े में क्या मिलाया था, पर मैं यह भी जानता था कि संस्कार कभी मरते नहीं, बस सो जाते हैं। मैंने अपनी वसीयत में जो धन छोड़ा था वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह एक परख थी। जो लालच को चुनता है वह खत्म हो जाता है, जो पछतावे को चुनता है वह संवर जाता है। खुश रहो कि तुमने संवारना चुना। पायल ने वह पत्र हवेली के मंदिर में ठाकुर साहब और कामिनी की तस्वीर के पास रख दिया। उसे ऐसा लगा जैसे हवाओं में एक सुकून भरी सरसराहट हुई हो। उस रात हवेली की दीवारें अब चीखती नहीं थी बल्कि एक लोरी सुना रही थी। वह कहानी जो जहर से शुरू हुई थी वह अब अमृत बन चुकी थी। हवेली के मुख्य द्वार पर अब पत्थर की एक पट्टी लगी है जिस पर लिखा है, रिश्तों में जहर घोलना आसान है पर उसे वापस अमृत बनाना एक तपस्या है। अपने बुजुर्गों को सम्मान दें क्योंकि आप वही काटेंगे जो आज बो रहे हैं। वर्षों बाद जब आर्यन का बेटा अमन बड़ा होकर एक प्रसिद्ध डॉक्टर बना तो वह हवेली के पुराने पुस्तकालय की मरम्मत करवा रहा था। वहाँ उसे ठाकुर साहब की एक पुरानी
अलमारी के पीछे एक गुप्त दराज मिली। उस दराज में एक छोटी सी शीशी और एक मुहर बंद दस्तावेज था। अमन ने जिज्ञासावश उस दस्तावेज को पढ़ा। वह ठाकुर साहब के निजी डॉक्टर की रिपोर्ट थी, जो कामिनी के जहर देने की कोशिशों से भी कई महीने पुरानी थी। वह सच जिसने सबको चौंका दिया। दस्तावेज के अनुसार ठाकुर साहब को पहले से ही एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उन्हें पता था कि वे कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। उस शीशी में कोई जहर नहीं बल्कि एक एंटीडोज था। रिपोर्ट के साथ ठाकुर साहब का एक और नोट था। डॉक्टर, मेरी बहू मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यह जानकर मुझे दुख तो हुआ, पर मैंने इसे एक खेल बना दिया। मैं रोज उसके दिए कड़वे अर्क के बाद यह दवा पी लेता था। मैं तब तक जीना चाहता था जब तक उसके मन में मेरे लिए नफरत की जगह पछतावा न पैदा हो जाए। मैं अपनी मौत का कारण जहर को नहीं, अपनी बीमारी को बनाना चाहता था, ताकि उस पर हत्या का कलंक न लगे। अमन को समझ आया कि उसके परदादा कितने महान खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी बहू को सजा देने के बजाय उसे सुधारने का समय दिया था। उन्होंने अपनी मौत की पूरी पटकथा खुद लिखी थी ताकि परिवार का विनाश न हो। अमन ने वह शीशी और रिपोर्ट लेकर अपनी दादी पायल को दिखाई। पायल की आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। उसे एहसास हुआ कि जिस परिवार को वह बचा हुआ समझ रही थी, उसे असल में बहुत पहले ही ठाकुर साहब के धैर्य ने बचा लिया था। अमन ने उस पुरानी शीशी को हवेली के बीचों बीच एक कांच के बक्से में रखवा दिया। उसके नीचे एक नई तख्ती लगवाई गई। आज भी उस गांव में वह हवेली खड़ी है। अब वहाँ ना कोई ससुर बीमार है, ना कोई बहू लालची। वहाँ अब एक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ अमन छात्रों को सिखाता है कि इलाज केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि रिश्तों में दी गई माफ़ी और वक्त से होता है। वह जहर जो 3 पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था, अब केवल एक किस्सा बनकर रह गया था, जिसने हजारों परिवारों को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।